जय हिंद। स्वागत है आपका सेकंड वीडियो में। ये साइंस टेस्ट 5 का सेकंड वीडियो है और 11 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेंडलीव ने काम जब शुरू किया था, मेंडलीव का काम क्या था? मेंडलीव का काम था क्या? आपका आवर्त सारणी बनाने का। तो उस समय कितने तत्वों की जानकारी थी, यानी ज्ञान था, तो ये पूछ रहा है। देखिए मेंडलीव, आज आपको मेंडलीव रहे, डे ब्रुनर रहे या न्यूलैंड्स रहे या मोसले, इस तरह के कोई भी सवाल होंगे पीरियोडिक टेबल के आधार पर कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे डे ब्रुनर, किसने? डे ब्रुनर ने, डे ब्रुनर आपका जो है 1829 में। उसके बाद न्यूलैंड्स, किसने? न्यूलैंड्स, ये 1800 आपका 63 में। मेंडलीव का अगर आवर्त सारणी पूछ लिया जाए कब बनाया गया था, तो 1869 में। और उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी जिसे कहा जाता है, मोसले दिया था आधुनिक आवर्त सारणी, और ये आपका 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। तो ये पीरियोडिक टेबल का जो भी क्वेश्चन रहता है इन्हीं से आधारित होता है। अब देखिए डे ब्रुनर के समय ज्ञात तत्वों की जानकारी नहीं थी, लेकिन अप्रोक्स माना जाता है 8 तत्वों की जानकारी थी। कितने तत्व की जानकारी थी? तत्व जो थे वो 8 तत्व थे। न्यूलैंड्स के समय 56 तत्वों की जानकारी थी, और जो है आपका मेंडलीव के समय 63 तत्वों की जानकारी थी। जो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने तत्वों की जानकारी थी, तो आपका 63। और आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा दिया गया था, इस समय 114 तत्वों की जानकारी थी, लेकिन वर्तमान समय में 118 तत्वों की जानकारी है। अब आते हैं कुछ पॉइंट, जैसे कि डे ब्रुनर ने, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था आवर्त सारणी, जो कि परमाणु भार के आधार पे था, ना कि परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के आधार पे मोसले ने दिया था, जो आधुनिक आवर्त सारणी था। तो अब आते हैं, देखिए ये तब क्या दिया था? इन्होंने दिया था त्रिक नियम। क्या दिया था? त्रिक नियम, जिसे ट्रायड्स नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायड्स है, यही है त्रिक नियम। उसके बाद न्यूलैंड्स ने दिया था ऑक्टेव रूल्स। कौन सा? ऑक्टेव रूल्स। और ये ऑक्टेव यानी अष्टक नियम इसी को कहते हैं। मेंडलीव ने दिया कौन सा? आपका मेंडलीव ने दिया था ये आपका आवर्त पीरियोडिक टेबल दिया था। मेंडलीव ने बनाया था पीरियोडिक टेबल। और आधुनिक आवर्त सारणी का इन्होंने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने दिया था। और ये था जो किस पे? पीरियोडिक टेबल इसका तो एटॉमिक मास पे। किस पे था? एटॉमिक मास के आधार पे था, ना कि एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर यानी जो कि परमाणु पे, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, उसी के आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे, एटॉमिक नंबर। तो आपने देखा यहाँ पे डे ब्रुनर का ट्रायड्स नियम, और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, और उसके मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, और एटॉमिक मास पे, और मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी। तो इस आधार पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो मेंडलीव से पूछा जाता है। मेंडलीव से क्वेश्चन रहेगा कि सबसे पहले किसने सजाया आवर्त सारणी का? तो सबसे पहले मेंडलीव ने सजाया, और मेंडलीव ने ही नए तत्वों की खोज की प्रेरणा दिया, जिससे उन्होंने पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान छोड़ा था, और उन खाली स्थानों पे ताकि नए तत्वों की खोज हो सके और उन्हें वहाँ पे लिखा जाए। तो इस तरह से पूछे जाएंगे कि नए तत्वों की खोज की प्रेरणा किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था। आपका न्यूलैंड्स ने कहा था कि इस यानी 56 ही तत्व है, पूरे ब्रह्मांड में 56 ही तत्व है, इससे ज़्यादा तत्व नहीं है, ये न्यूलैंड्स ने दिया था। लेकिन इन्हीं की गलतियों को सीखते हुए इन्होंने ये किया था कि नहीं, और भी तत्व हैं और खोजे जा सकते हैं, इसीलिए इन्होंने खाली स्थान छोड़ा। और आपको बता दें, स्कैंडियम क्या क्या था? स्कैंडियम था, गैलियम था, और जर्मेनियम, ये तीनों तत्व बाद में जोड़े गए इनके बाद। लेकिन मेंडलीव के समय में इन तत्वों का नाम क्या था, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका नाम जो था स्कैंडियम का, तो इक्का बोरॉन था। क्या था? इक्का बोरॉन इसका नाम था। वहीं गैलियम का नाम था इक्का एल्यूमिनियम, यानी मेंडलीव के समय पूछ रहे हैं, इक्का एल्यूमिनियम था इसका नाम। गैलियम का नाम इक्का एल्यूमिनियम। और जो आपका बच गया जर्मेनियम, तो इसका नाम था इक्का सिलिकॉन। क्या था? इक्का सिलिकॉन नाम था इसका। तो ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं सीधा तौर पे एग्जाम में कि इक्का सिलिकॉन मेंडलीव के समय किसका नाम था? जर्मेनियम का था। गैलियम का इक्का एल्यूमिनियम, और स्कैंडियम का इक्का बोरॉन। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये आपका हो गया, यानी आधारित जो भी इस क्वेश्चन पे आधारित और भी जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिया। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। वही क्वेश्चन हमने जो पहले भी बोला था कि निम्न में से किसने प्रेरित किया था कि नए तत्वों की खोज की जाएगी? तो मेंडलीव ने।
क्योंकि इन्होंने ही खाली स्थान छोड़ा, जिन्होंने खाली स्थान छोड़ा उन्होंने ही तो प्रेरित किया कि और भी तत्व खोजे जाएंगे ताकि इस पे और खोजा जाए तो और वहाँ लिखा जाए, इसी ने कहा था, मेंडलीफ ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा, परमाणु आकार क्या होगा, ये चीज़। तो उनको समझने से पहले आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल को समझना बेहद जरूरी है। पीरियोडिक टेबल में देखिए ये आपका जो ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा, जो इसी को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वह वर्टिकल बोलते हैं, ये आपका वर्टिकल है यानी खड़ा है, इसे हम वर्ग भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, या समूह बोलेंगे, या ग्रुप इंग्लिश में कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए। तो ये सब है। और ये वर्टिकल, जबकि हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज जो है, क्षैतिज कतारें इस तरह के, जैसे पहले में ये आपका कहलाएगा आवर्त, ये क्या कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा। जबकि यहाँ से आपका यहाँ तक अगर आप गिनती करेंगे ये 18वां है, ये 18वां कॉलम है। इसमें ही आपका क्या रहता है, इनर्ट गैस, जिसे नोबेल गैस और ये उत्कृष्ट गैस है यानी अकड़ीय गैस, सीधी उतरा हिंदी में कहेंगे अकड़ीय गैस, इसी में रहता है। अकड़ीय गैस जिनके बाह्यतम कक्षा में 8 होते हैं, क्या होते हैं, 8। तो अब देखिए यहाँ पे जिसका अष्टक पूर्ण होता है इस तरह भी कह लेंगे। तो वर्ग प्रथम से लेकर ये 18, तो आप कह लेंगे कि वर्ग की संख्या कितनी है, 18 है। और आवर्त जो है, आवर्त की संख्या 7 होती है, कितनी होती है, 7। पहला आवर्त ये हो गया, पहले आवर्त में जबकि तत्वों की संख्या 2 है, दूसरे आवर्त में देखिए ये सब भी जानकारियाँ इंपॉर्टेंट है, आपको लेनी चाहिए, जो भी मिल रहा है उसको लेते चलिए आप। दूसरे आवर्त में कितना है, 2 यहाँ पे और यहाँ पे 6, तो 6 2 8 हो गया। तीसरे आवर्त में आपका ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट आवर्त, सेकेंड आवर्त, थर्ड आवर्त में आपका जो है सेम टू सेम 8। फिर फोर्थ आवर में देखिए यहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक टोटल कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 2 जो ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक एस ब्लॉक में आएगा, जो है आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ 6 तक जो है आपका, ये आपका पी ब्लॉक में आएगा। अब गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका साथ में आ जाएगा यहाँ तक, इनर्ट गैस ये पी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में यहाँ से यहाँ तक यानी 10 इसमें होगा। तो और एफ जो होता है, एफ में नीचे में होता है इस तरह से 14 यानी एक आवर्त में 14 तत्व होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 14 तत्व होते हैं इसमें। तो वो आपका एफ ब्लॉक हो गया। उसे को एक्टेनाइट और क्या कहते हैं, साइनाइड ग्रुप का कहते हैं। तो इसमें आपका जो है SPDF, अगर तो SPDF को आप तोड़ेंगे, देखिए SPDF यही कहलाता है उप कक्षा। वो जब उप कक्षा पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसी पे आधार पे, तो S का 2 होता है, P का 6 होता है, D का 10 होता है और F का 14 होता है। इन्हीं के आधार पे तोड़ते हैं। और इसके बीच जो है हमेशा एक दूसरे के बीच में यानी जस्ट अंतराल, मतलब हर यानी क्रम से जो अंतर होगा वो 4 का अंतर होगा, यानी S और P D के अंतर्गत 4, D F के अंतर्गत 4, इस तरह से होगा। तो यही चीज़ कह रहा है। तो अब देखिए ये भी पूछ लिया जाएगा कि आपका पहले आवर्त में कितने तत्व होंगे, दूसरे आवर्त में कितने, तीसरे आवर्त में, ये आपको चौथे आवर्त में आपका देखिए यहाँ पे 18, फिर 5वें आवर्त में भी आपका 18। जबकि देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला है, यहाँ पे आपका जो छठे आवर्त में होगा यहाँ तो 18 होगा ही होगा, प्लस ये एफ ब्लॉक का भी होगा ना, ये 14 भी यहीं पे होता है, एक्टेनाइट एस इस तरह का ग्रुप का होता है और यहाँ पे भी एक्ट होता है। तो इन दोनों को जोड़ना होता है। तो 18 और 14 कितना हो जाएगा, 32। 6 में तो 32 पूरा हो जाता है, लेकिन 7वें आवर्त में जो है ना पूरा 32 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाली भी है पूरे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये आधा अधूरा है, लेकिन 32 माना जाता है कि ये आधा अधूरा है। तो आपसे ये सवाल पूछेंगे कि सबसे आवर्त में किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है, तो आपको आंसर देंगे 6 में। 7 अभी आधा अधूरा है, पूरी जानकारी इसका नहीं हुआ है, इसलिए 6 आपका इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम से, सोडियम आपका देखिए यहाँ पे है, सोडियम क्या कितना हो जाएगा, सोडियम जबकि हम जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और ये होता है कितना 23 होता है। और यहाँ पे क्या है, सोडियम से क्लोरीन की ओर, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर तो क्लोरीन आपका जो है कि 17 और 35.5 होता है। तो ये आपका क्लोरीन हो गया। तो इधर से इधर की ओर जाने पर इसके यानी परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा। देखिए एक सवाल यहाँ नहीं बनता है, बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए उनको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, पहले आप आवर्त लीजिए, आवर्त देखिए बड़ा वर्ड है, उसके बाद तो वर्ग आपका छोटा वर्ड है। इन दोनों में देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी आपसे पूछ लेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा। उसके बाद दूसरा आपसे पूछेंगे
आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव पूछ लेंगे आपका, आयनन विभव पूछ लेंगे आपसे कि आयनन विभव क्या होगा इसका। उसके बाद आपका विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता। और तब जाके आपका परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार नहीं, परमाणु त्रिज्या आपका क्या होगा इसका। अब देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता, ये तीनों चीज़ें आपका जो होगा आवर्त में क्या, आवर्त बड़ा है तो इसमें क्या होता है, बढ़ता है। आवर्त आप समझ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाना है, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा इस तरफ और राइट, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पे यहाँ पे लिख लीजिए आप लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट की ओर जाने पर क्या होता है, इसका बढ़ता, इनका भी बढ़ता है, इन दोनों का बढ़ता है और जबकि इनका घटता है, क्या होता है, इनका घटता है लेफ्ट टू राइट। अब देखिए यहाँ पे वर्ग, वर्ग क्या होता है, हमारा ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप टॉप टू बॉटम। इस तरह आप सजा के रखेंगे, आपको पढ़ने में आसानी होगी और अच्छे तरीके से आप बना पाए और माइंड में अटैच भी रहेगा। तो टॉप टू बॉटम इस तरह आप लिख लें यहाँ पे कि हम लेफ्ट टू राइट इसमें जाएंगे आवर्त में, टॉप टू बॉटम वर्ग में जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपका घटता हो जाएगा, क्या होगा, घटता, ये भी आपका घटता और ये आपका भी घटता, जबकि ये आपका बढ़ता है। यानी टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये हमारा बढ़ता। अगर हमसे पूछ ले कि नाइट्रोजन से हम यानी फास्फोरस की ओर जाएंगे तो हमारा परमाणु आकार क्या होगा, तो बढ़ता है। जबकि अगर बाकी चीज़ें विद्युत ऋणात्मक, आयनन विभव या इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये हमारा घटता है। और इसमें आपका विद्युत ऋणात्मक आवर्त में क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हमारा बढ़ेगा और जो है कि परमाणु त्रिज्या घटेगा। तो हमारे से पूछ रहा है सोडियम से क्लोरीन की ओर, तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, परमाणु आकार पूछा है तो हम क्या करेंगे, घटता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्यों। देखिए अब नाइट्रोजन, सबसे पहले हम जानते हैं कि बल्ब लीजिए, यह आपका बल्ब, ये आपका बल्ब। इसमें देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपका यहाँ पे टंगस्टन होता है, फिलामेंट होता है और हमें जब तक ये फिलामेंट रहता है बल्ब में तब तक हमें रोशनी प्रदान होते रहता है। क्या होता है, हमें रोशनी प्राप्त होती रहती है। जैसे ही ये जल जाता है तो हमें ये यानी फ्यूज हो कहते हैं, ये फ्यूज हो जाता है। तो इस कंडीशन में देखिए आप फ्यूज ना हो, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या करता है, किसी भी तत्व को जलने से बचाता है, जलने नहीं देता है। नाइट्रोजन कहता है हम जलने नहीं देंगे, हम जब तक रहेंगे। और ऑक्सीजन हमेशा क्या करता है, जलने की मदद करता है। नाइट्रोजन छोड़ के और भी तत्व हैं, जो भी गैसें हैं वो जलने में मदद करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन आपका जलने में मदद नहीं करता है। तो ये हमेशा विरोध करता है जलने का, तो इसलिए नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप उसे कहेंगे कि नाइट्रोजन के अलावा भी कभी कभी अक्रिय गैस पूछ लेंगे, तो अक्रिय गैस का भी प्रयोग क्यों करते हैं, तो अक्रिय गैस भी क्या करेंगे, जैसे अक्रिय गैस वहाँ पे यानी निष्क्रिय कर देंगे, तो वहाँ पे जो भी होगा वो जलने नहीं देगा। अक्रिय गैस का भी काम है इसे जलने नहीं देना। अक्रिय गैस आप जानते हैं कितने हैं, 6 हैं आपका, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, उसके बाद रेडोन, ये है आपका ये अक्रिय गैस। तो इसके अक्रिय गैस और ये नाइट्रोजन। लेकिन आपसे आजकल जो सवाल का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जो चेंज किया गया है तो उसमें जीवन काल पूछ दिया गया है कि किसका जीवन काल, नाइट्रोजन बढ़े या अक्रिय गैस बढ़े, इसमें किसका जीवन काल सबसे अधिक होगा। तो जीवन काल अगर पूछ लिया आपसे ना तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन का जीवन काल सबसे अधिक होगा अक्रिय गैस से। किससे, आप यहाँ लिख लीजिए अक्रिय गैस, यानी अक्रिय गैस के तौर पे क्या आर्गन का प्रयोग करते हैं प्राय, तो अक्रिय गैस से ज़्यादा नाइट्रोजन का। अगर अक्रिय गैस से भी थोड़ा कम जीवन तो आप इसको निर्वात कर लीजिए। हम जानते हैं कि जब तक कोई गैसें रहेंगी तब ना जलने की मदद करेगा। अगर हम उसे वैक्यूम कर दें, यहाँ से हवाएं निकाल दें तो कैसे जलेंगे। तो जीवन काल के तौर पे अगर कहें तो निर्वात का जीवन काल इससे थोड़ा कम होता है, किससे, अक्रिय गैस से, जबकि सबसे अधिक नाइट्रोजन। अगर इससे भी कम जीवन काल रखना है तो आप वायु कर लीजिए या हवा, तो इससे भी कम। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन, आर्गन, निर्वात, वायु, इस कंडीशन में आपका पूरा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस की परमाणुकता, फास्फोरस की परमाणुकता, फास्फोरस हम जानते हैं क्या होता है, संकेत P4, फास्फोरस का P4 होता है, जिसका जो रूप है उस रूप में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन का H2 लिखते हैं आप, नाइट्रोजन N2, उसके बाद ऑक्सीजन O2, इस तरह से क्लोरीन Cl2,
इस तरह से आप लिखते हैं तो आप समझ लीजिए यहाँ पे ये जो परमाणुकता कह रहा है ना, परमाणुकता, इसकी जो संख्या है 4 है, 2 है, ऑक्सीजन में 2 है और ये, तो ये आपका यही है आपका परमाणुकता। अब कह लें फास्फोरस, आप तो P2 भी लिख सकते हैं फास्फोरस। देखिए हम जानते हैं कि रेड फास्फोरस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, याद रखिएगा। रेड फास्फोरस क्या होता है? रेड फास्फोरस P4 होता है, जबकि वाइट फास्फोरस क्या होता है? एक वाइट फास्फोरस और इसी वाइट फास्फोरस को हम येलो फास्फोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो फास्फोरस कहेंगे, यानी पीला फास्फोरस। तो आप एक बात आज तक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि यार रेड फास्फोरस को येलो फास्फोरस का नहीं। देखिए वाइट को आप येलो या रेड जो भी करना वाइट को कर सकते हैं, लेकिन रेड को कुछ नहीं कर सकते, रेड ही रहता है। तो इसलिए आपको यह कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वाइट फास्फोरस वाइट को ही येलो कर सकते हैं, ना कि रेड को येलो। इसलिए वाइट फास्फोरस को येलो कहेंगे और इसी ये होता है इसकी परमाणुकता P2। तो P यानी P इसका संकेत होता है, तो P4 P2 जब भी सबसे ज़्यादा पावरफुल रेड फास्फोरस होता है। तो इसीलिए हम इसकी यहाँ पे जो रूल कंडीशन के आधार पे सही होगा, ये आपका चतुर्परमाण्विकता होगा। क्या होगा? चतुर्परमाण्विक होता है परमाणुकता इसकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान है? भूगर्भीय ग्लोब जैसा आप जानते हैं ये है ग्लोब। तो आपको देखिए भूगर्भीय कार्बन के अपरूप की किस की संरचना, देखिए इसकी जो संरचना होगी, आकृति होगी, यानी फुटबॉल के समान है। फुटबॉल में हम जानते हैं फुटबॉल के समान है। तो ये आपका फू से फुटबॉल, फू से फुलडीन, तो कौन सा का ये हो जाएगा आपका इसका? यानी फुलडीन हो जाएगा। कार्बन के किस अपरूप? फुलडीन जो अपरूप है कार्बन का, इसी का जो आकृति है यानी भूगर्भीय ग्लोब के समान है। तो आप याद रखने के लिए फू से फुटबॉल, फू से फुलडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या? सोडियम कार्बोनेट का नाम पूछ रहा है। देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है। वहीं आपका देखिए NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ पे देखिए आपका कार्बोनेट है और ये बाइकार्बोनेट है। HCO3 को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जबकि CO3 को कार्बोनेट कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पूछ रहा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट याद करने की ट्रिक जो है आपको याद, जैसे हम खाने के बाद, ये आपका खाने यानी खाने वाला सोडा का नाम है खावन सोडा कह लीजिए इसको। खावन सोडा का नाम है ये NaHCO3। तो खाने के बाद हम कहीं पे भी मेहमान जाते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं? बाय बाय कर देते हैं। ठीक है, बाय बाय जा रहे हैं तो बाय बाय बाइकार्बोनेट, बाय बाय बाइकार्बोनेट याद रखेंगे। बाय बाय कहते हैं बाइकार्बोनेट। और जो बच गया हम तो खाने वाला सोडा के बाद हमारा क्या होता है? एक तो बच जाता है धवन सोडा, और तो कोई सोडा होता नहीं, धवन सोडा या तो खाने वाला सोडा। तो इसमें दो ही ऑप्शन होगा, या धवन सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है आपका हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा में ही आपका जो है पुनर्जनन और विकलन के द्वारा यानी ये कर सकता है, प्रजनन कर सकता है। तो हाइड्रा में जो है कि टेंटिकल्स होते हैं, 6 से 10 टेंटिकल्स होते हैं। कितने आप जो देख रहे हैं उसमें जो नीचे में यानी बहुत सारा झिल्लीदार है वो टेंटिकल्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स बोलते हैं, टेंटिकल्स। ये 6 से 10 होते हैं और इनका कार्य होता है शिकार करना। क्या करना? शिकार करना हाइड्रा में। तो आप जैसा कि उसमें देख भी रहे हैं कि हाइड्रा एक रूप से दूसरे रूप में, और धीरे धीरे नीचे वाला पोधन कट जाता है और कटने के बाद फिर वो यानी प्रजनन करके। तो यहीं पे आपका पूछ रहा था किसमें पुनर्जनन और मुकुलन का प्रजनन कर सकता है, तो वो आपका हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो आपका केचुआ कौन सा ग्रुप का है? केचुआ कौन सा ग्रुप का है? तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको देखिए, पहला आर्थ्रोपोडा होगा, आर्थ्रोपोडा इसका तो आंसर होगा एनोलिडा। लेकिन आर्थ्रोपोडा आप देख लीजिए कौन कौन सा आता है। आर्थ्रोपोडा, एनोलिडा, एक हो गया आपका एनोलिडा, एक हो गया आपका मोलस्का, कौन सा हो जाएगा? मोलस्का, और एक हुआ प्रोटोजोआ के अंतर्गत, प्रोटोजोआ। तो ये चीज़ आप देखिए प्रोटोजोआ, इसमें कौन कौन सा आएंगे? आर्थ्रोपोडा में देखिए आपका तिलचट्टा आ जाएगा, तिलचट्टा मछली, ये कौन सा मछली होगा? स्टार मछली, यानी स्टार मछली आप लीजिए, स्टार मछली। उसके बाद केकड़ा भी आपका कौन सा? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आएगा। उसके बाद जो है आपका तिलचट्टा, स्टार मछली, केकड़ा, मच्छर,
मक्खी, इस तरह से बहुत सारे मतलब जो जो पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट हमने लिखा है। अब एनोलिडा ग्रुप में जो आएंगे आपका, जैसे यहाँ पे केचवा है, केचवा आपका एनोलिडा ग्रुप में आएगा। जोक होगा, जोक आप देहाती लैंग्वेज में आप जोक भी, जोकटी भी कहते हैं, जोक हो गया। मेरिस हो जाएगा, मेरिस, ये जो केचवा मेरिस ये आपका एनोलिडा ग्रुप में आएगा। मोलस्का ग्रुप में आपका देखिए घोंघा, घोंघा जिसे कहते हैं घोंघा हो जाएगा। उसके बाद एक तो आता है सितुआ, सितुआ होता है, सितुआ ये आ जाएगा, घोंघा और सितुआ, सितुआ इसे कहते हैं। और प्रोटोजोआ के अंदर देखिए अमीबा आ जाएगा, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आपका अंट अमीबा, कौन सा अंट अमीबा आ जाएगा, अंट अमीबा आ गया। उसके बाद एक और आता है, शायद में हमको नाम याद नहीं है, ये आपका अंट अमीबा और अमीबा ये आपका आ जाएगा इसमें प्रोटोजोआ के अंतर्गत। तो ये आपने यहाँ पे देखा, ये मुख्य मुख्य होते हैं, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है कि निम्न में से किसमें छोटी आंत सबसे छोटी आंत है। छोटी आंत देखिए, छोटी आंत छोटी नहीं है, उसका नाम है छोटी आंत। क्या है नाम है? छोटी आंत, इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत नाम है। जबकि अब कहने का अर्थ है सबसे छोटी है किसमें, तो आपको ये आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मांसाहारी जब भी होगा ना, मांसाहारी में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, मांसाहारी में छोटी आंत सबसे छोटी, जबकि शाकाहारी में आपका, किसमें? शाकाहारी में आपका छोटी आंत बड़ी होती है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा शाकाहारी है, कौन सा मांसाहारी है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। शेर आपका हो जाएगा कौन सा? मांसाहारी, तो शेर का छोटी आंत सबसे छोटी हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे साइंस के 5वें टेस्ट को पूरे कंप्लीट किया, 20 क्वेश्चन, और पहले वीडियो भी आप देख लें, और जो कि आपका आई बटन पे क्लिक है, क्लिक करके लिख लें। और साथ ही हम न्यूमेरिकल का भी वीडियो बनाते हैं, आप न्यूमेरिकल को भी देखें। जो अभी जो आपका न्यूमेरिकल बना है वो आपका है आज एनर्जी यानी मतलब स्थितिज ऊर्जा पे आधारित है, तो उसे भी आप देखें और अच्छे तरीके से बनाएं। पहले बनाने की कोशिश करें, तब उसके बाद आप समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, धन्यवाद।